नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नया धमाकेदार सेशन में बहुत दिनों पर, यही विज्ञान शास्त्र पर। मैं हूँ आपका होस्ट नीला फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और आज से एक नया सीरीज स्टार्ट होगा, जो कि ये अभी-अभी जनवरी का 2025 का जितने भी सवाल गया है केमिस्ट्री का, मैं यहाँ पर करा दूँगा और चैप्टर वाइज़ हर एक वीडियो आएगा। हर एक जैसे मैं चैप्टर वाइज़ डिफरेंशिएट करता हूँ, हर एक क्वेश्चन में उठाया हूँ, जितने भी शिफ्ट्स है, वो सारे शिफ्ट से मैं एक-एक क्वेश्चन को लाया हूँ और चैप्टर वाइज़ आज से ये चलेगा। और हर एक दिन एक-एक वीडियो आएगा, एक-एक चैप्टर खत्म कर दूँगा। मतलब टोटल मिला के तो शायद बहुत क्वेश्चन्स होगा, शायद मतलब 500 ऊपर क्वेश्चन्स है, तो मैं 500 टोटल क्वेश्चन्स को अलग-अलग, अलग-अलग करके हर एक चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन्स हो वो मैं कर दूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे कि मैं हर वक़्त बताता हूँ वीडियो को पहले, तो सवाल सॉल्व करने से पहले अभी तो अप्रैल अटेम्प्ट सामने ही है, तो चैप्टर तो ऑलमोस्ट कवर्ड ही है, मगर पहले ना 10-15 मिनट एक बार चैप्टर को रिवाइज़ कर लेना। फिर वीडियोज़ को देख लेना। अगर चैप्टर तुम्हारा वो चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वीडियो डायरेक्टली देख लो और अगर चैप्टर नहीं स्ट्रॉन्ग है, फिर भी एक बार देख के आओ। मतलब देख के आने से बेहतर होता है और फिर भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मैं सवाल जब करूँगा तो स उसके सवाल के पीछे को जो कॉन्सेप्ट्स छुपे हुए, वो भी कवर्ड हो जाएगा। और ये सवाल ये सीरीज़ मैं क्यों लेकर आया हूँ, ये इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें जब अप्रैल अटेम्प्ट दोगे, तो तुम्हें पता चलना चाहिए कि ये 2025 का जो जनवरी अटेम्प्ट है ना, वो कितना इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि इस बार भी अप्रैल अटेम्प्ट में किस तरह के सवाल आ सकता है। मैं जेईई एडवांस का जो सीरीज़ किया हूँ ना, उसमें भी मैं हर एक वीडियो में यही बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। तुम हर एक चैप्टर का इतना सालों से जेईई मेंस चल रहा है, इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, तो उससे ही तुम्हारा हर एक चैप्टर से 500 1000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाता है। कोई करता नहीं है, क्यों पता नहीं। 200 250 300 क्वेश्चंस तो पूरा पिछले 15 साल में ही हो जाता है, हर एक चैप्टर से। तो बिना वक़्त गवाए सवाल सॉल्व करते हैं। तो आज का जो चैप्टर टॉपिक है ना, आज का जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही आएगा। हर एक दिन एक-एक आ जाएगा और मैं आप लोग चैप्टर का नेम टाइप कर देना। ऐसे तो मैं सारे चैप्टर्स कर दूँगा, वो दिक्कत नहीं, मगर जो वेटेज जिसका वेटेज ज़्यादा होगा मैं वही सबसे पहले डालूँगा और उसके बाद थोड़ा-सा कम वेटेज वाला चैप्टर दूँगा। तो आज का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं और ये 4-5 सेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही चलेगा, फिर इनऑर्गेनिक, फिर फिजिकल कंबाइन करके दे दूँगा मैं। मगर चैप्टर वाइज़ वीडियोज़ अलग-अलग होगा। तो पहले तो सवाल सॉल्व कर लेते हैं, फिर थोड़ा-सा बातचीत कर लेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में बोला है कि 1 मोल ऑफ प्रोपाइन। पहले क्वेश्चन से ध्यान से पढ़ लो। देखो मेंस का उतना मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं होता, केमिस्ट्री जितना डिफिकल्ट बनाते हो। बस क्वेश्चंस ढंग से पढ़ लो, क्वेश्चंस ढंग से पढ़ने से हो जाता है। तो बोला है कि 1 मोल ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ सोडियम टू लिबरेट हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये एक स्टेटमेंट है। प्रोपाइन तो पहले प्रोपाइन ड्रॉ कर लो। तो प्रोपाइन क्या होता है? 3 कार्बन का। और ये मैं वीडियो जेईई मेंस के लिए कर रहा हूँ, तो मैं वीडियो ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। जेईई एडवांस वाली वीडियोज़ में मैं बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये वो उधर सवाल बहुत टफ होता है, मगर इधर इतना सवाल जेईई मेंस तो मतलब इतना टफ तो सवाल नहीं होगा। तो जो सवाल बिल्कुल एक्सप्लेन करने का नहीं है, मैं थोड़ा-थोड़ा करके एक्सप्लेन कर दूँगा। तो हाँ, जो कि था प्रोपाइन था। प्रोपाइन 3 कार्बन का होता है, तो CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड CH। तो प्रोपाइन रिएक्ट करते हैं एक्सेस ऑफ सोडियम से। एक्सेस ऑफ सोडियम एक्सेस। अब ध्यान से सुन लो कि सोडियम एक्सेस क्या करता है? सोडियम एक्सेस एसिडिक हाइड्रोजन ढूँढता है। ये क्या ढूँढता है? एसिडिक हाइड्रोजन को। अब एसिडिक हाइड्रोजन कौन-सा होता है? एसिडिक हाइड्रोजन होता है sp कार्बन सेंटर से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो sp सेंटर ये है sp सेंटर, sp हाइब्रिडेशन पता है ना? ये sp हाइब्रिडेशन है, उसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या है? बहुत ज़्यादा एसिडिक है। तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम इसे ये बार्च रिडक्शन है, ठीक है? ये बार्च रिडक्शन है। बार्च रिडक्शन का एक स्टेप है, जैसे सोडियम होता है, सोडियम आता है या फिर मतलब उधर तो लिक्विड अमोनिया के साथ भी होता है। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ठीक है? और उसके साथ क्या हुआ? हाइड्रोजन निकला। अब एक हाइड्रोजन निकला मतलब हाफ ऑफ H2 ये लिख सकता हूँ। ये मिलके क्या ही हो रहा है? ये मिलके एक ही हाइड्रोजन हो रहा है ना, सीधी बात है। तो अगर एक ही हाइड्रोजन हो रहा है तो सीधी बात है, क्या बोल रहा है इधर? 1 मोल ऑफ प्रोपाइन मैंने 1 मोल लिया था और रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ सोडियम, सोडियम एक्सेस में लिया है टू लिबरेट हाफ ए मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो उसके बाद वाला बोला है कि 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन। बोला है 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन। अब 4 ग्राम ऑफ
प्रोपाइन। अब प्रोपाइन ना ग्राम हमेशा ना मोल्स में कन्वर्ट करना। तो मोल्स में अगर कन्वर्ट करोगे, प्रोपाइन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? मॉलिक्यूलर वेट CH3 तीनों कार्बन है, तीनों कार्बन का 36 और 4 हाइड्रोजन है 40। तो 40 ग्राम मोल इनवर्स। तो इसका मोल्स कितना आएगा? मोल्स आएगा 4/40 पर ग्राम था, नीचे ग्राम मोल इनवर्स था, तो टोटल आया 0.1 मोल। ये आया। अब बोला है कि प्रोपाइन रिएक्ट्स विद NaNH2। तो प्रोपाइन CH3 C111CH, ये किसके साथ? NaNH2 के साथ। NaNH2 क्या है? NaNH2 माइनस है, ये क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ेगा। और एसिडिक हाइड्रोजन क्या है? sp सेंटर से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन रहता है वो एसिडिक हाइड्रोजन रहता है। ये NH2 ये हाइड्रोजन को ले लिया और NH3 गैस को इवॉल्व करेगा। ठीक है। अब देखो हुआ क्या? NH3 गैस बना और CH3 C111C माइनस Na प्लस, ये बना। अब तुम्हें बोला है कि 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन मतलब 0.1 मोल ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट करता है NaNH2 के, लिबरेट करता है NH3, तो विच ऑक्युपाइज 224 मिलीलीटर। अब देखो, अब बोला है कि 0.1 मोल था। अब 0.1 मोल ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट करके कितना मोल बना रहा है अमोनिया? 0.1 मोल ऑफ, तो ले 0.1 मोल of NH3 is produced। अब 0.1 मोल ऑफ NH3 अगर प्रोड्यूस हो रहा है, तुम्हें पता है कि 1 मोल कितना कवर करता है? 22.4 लीटर। ठीक है। तो 0.1 मोल एट एट ये किस में होता है? एट नॉर्मल कंडीशंस या फिर स्टैंडर्ड कंडीशंस, या फिर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो 0.1 कितना लेगा? 2.24 लीटर। अब 2.24 लीटर को अगर तुम्हें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? 224 मिलीलीटर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड कंडीशंस। तो यही होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड कंडीशन में क्या होगा? तुम्हारा 224 मिलीलीटर आ रहा है। देखो सवाल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत आसान सवाल था, मतलब बहुत ही ज्यादा आसान था। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। पहला वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान था। तो सेकंड वाला क्वेश्चन में बोला था एल्केन विद फ्रॉम बिलो हैविंग टू सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होता है? सेकेंडरी देखो, प्राइमरी हाइड्रोजन कौन सा होता है? प्राइमरी हाइड्रोजन वो होता है जो कि एक कार्बन के साथ जुड़ा है, एक कार्बन के साथ जुड़ा है, मतलब एक कार्बन है उसके साथ ही जुड़ा है। अब अगर ये बात हुआ मतलब इधर CH3 है, CH2 मतलब CH3 है। अब सेकेंडरी कौन सा होगा? सेकेंडरी होगा जो कि ऐसा होता है, मतलब जिधर R और R1 R2 ग्रुप हो, जो जुड़ा है। टर्शियरी कौन सा है? टर्शियरी जो तीनों से जुड़ा है, R1 R2 R3, ये हाइड्रोजन है। ठीक है। अब देखो, तुम्हें बोला है कि दो सेकेंडरी हाइड्रोजन से, दो सेकेंडरी हाइड्रोजन, तो पहले चारों स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। जब पहले वाला का जो ऑप्शंस होगा ना, ये ऑप्शन 4 इज करेक्ट है, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। 4 इथाइल 3 4 डाइमिथाइल ऑक्टेन। तो ड्रॉ कर लो स्ट्रक्चर। ये है ऑक्टेन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोला है 4 इथाइल, 1 2 3 4, 4 पे इथाइल है और 3 4 डाइमिथाइल, ये 3 4 डाइमिथाइल। तो नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा आएगा? 2 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा? देखो इधर जो दोनों हाइड्रोजन है, मैं वायलेट कलर से जो या वायलेट चेंज कर लेता हूँ, पिंक कलर से जो जो करूंगा वो 2 डिग्री है। ये है, ये है, ये है, ये है, ये दोनों भी तो है और ये दोनों भी है। तो टोटल नंबर ऑफ सेकंड डिग्री 2 डिग्री हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन है। तो पहला वाला तो गलत हो गया। अब बोला है 2 2 4 4 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब सेकंड पोजीशन में 2 2 और 3 4, फोर्थ पोजीशन में भी क्या है? टेट्रामिथाइल, 4 मिथाइल हो गया। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना आया? नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर देखोगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ये जो दो है, ये दोनों क्या है? सेकेंडरी हाइड्रोजन। ये दोनों क्या है? सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो इसका भी 4 हाइड्रोजन है, इसका 10 है और इसका 4 है। और थर्ड तो ये भी गलत है, बोला है 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन चाहिए। 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल पेंटेन। पेंटेन ड्रॉ कर लेता हूँ, पेंटेन है। अब 2 पे सेकंड पे दो दो बार मिथाइल है और 3 पोजीशन पे। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना है? ये दोनों, तो इधर से 2 आ रहा है। और लास्ट वाला देख लो, 2 2 2 टेट्रामिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन ड्रॉ कर लो। पहले 1 2 3 4 5 6 7
और सेकंड पोजीशन पे दो दो, तीन चार, फोर्थ पे एक, फिफ्थ पे एक, टेट्रामिथाइल हो गया। अब सेकेंडरी हाइड्रोजन कहाँ से है? सेकेंडरी हाइड्रोजन है इधर, एक दो, और क्या है, तीन चार, तो इधर भी चार है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है थर्ड वाला। ये बहुत ही आसान सवाल था, ये तो मतलब ये 22 जनवरी सेकंड अटेम्प्ट में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब घिनौना सवाल था, ये बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। इसके बाद ये तो बस, ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसमें बोला है कि मतलब इधर से इधर जस्ट मैच द फॉलोइंग बोला है। मैच द फॉलोइंग में सबसे आसान चीज पकड़ो। तुम्हें पता है शॉर्ट्स रिएक्शन कब होता है? शॉर्ट्स रिएक्शन, शॉर्ट सेक्शन में क्या जुड़ा जुड़ा रहता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन जब दिखेगा, फ्लोरीन मतलब फ्लोरीन के साथ शॉर्ट रिएक्शन होगा। शॉर्ट रिएक्शन कब होता है? जब आर आई के साथ क्या होता है, के एफ, या फिर मतलब फ्लोरिनेटिंग एजेंट कब कुछ दोगे तो वो आर एफ में कन्वर्ट होगा। तो इथाइल फ्लोराइड मतलब ये आर कुछ भी हो सकता है। आर मतलब एनी एल्किल ग्रुप, एनी एल्किल ग्रुप। तो ETF अगर करोगे, इथाइल फ्लोराइड, तो स्वार्ट्स रिएक्शन का क्या आएगा? फोर आएगा। स्वार्ट्स रिएक्शन मतलब ए का फोर आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया पहली। तो ए का फोर आ रहा है, तो डी का टू आ रहा है। देखो फिंकलस्टाइन, और फिंकलस्टाइन तुम्हें भी पता है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, फिंकलस्टाइन रिएक्शन कब होगा? जब तुम्हारा ETCl या फिर RCl कुछ भी करोगे, उसके साथ क्या दोगे? तो NaI एसीटोन, तो क्या होगा? ETI होगा। मतलब RCl से RX से कन्वर्ट होगा RI में। यह है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। तो फिंकलस्टाइन रिएक्शन में इथाइल आयोडाइड फॉर्म होगा, तो डी का भी टू होगा। तो ये भी सेम है। अब आर्ट्स फिटिक में क्या होता है? आर्ट्स फिटिक रिएक्शन क्या होता है? सिर्फ एडिल ग्रुप्स के लिए, सॉरी फिटिक रिएक्शन होता है, फिटिक आर्ट्स रिएक्शन, आर्ट्स रिएक्शन होता है सिर्फ एडिल के लिए, सिर्फ एल्किल के लिए। फिटिक होता है सिर्फ एराइल के लिए। और आर्ट्स फिटिक दोनों बोलो तो कुछ भी हो सकता है। ये एक्स है, ये RX है, तो ये जुड़ के, और बीच में दो सोडियम आता है, सोडियम आके ये आर बन गया। तो इथाइल बेंजीन तो इधर से इजीली बन सकता है। इथाइल बेंजीन मतलब ETX मान लो। ठीक है, तो आर्ट्स फिटिक रिएक्शन से वन हो गया, मतलब सी का वन हो गया, सी का वन। तो इधर से तो थ्री आंसर आ गया ऑलरेडी। तो और लास्ट में कौन बचा? सैंडमेयर रिएक्शन बचा। तो ये तो बताने का जरूरत भी नहीं है, सैंडमेयर रिएक्शन। ये तो मतलब बीडीसी, जो लोग बीडीसी पी मतलब बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड पता है, सबको पता है। KNH2, इसके सामने क्या दो? NaNO2 डाइल्यूट HCl। ठीक है, ये बनता है N2+Cl-, और इसके बाद इसको ट्रीट करो CuCN या फिर KCN या फिर HCN से, तो क्या बनेगा? थोड़ा सा हीट भी कर देना, थोड़ा सा हीटिंग करके ये बनता है सैंड, नो बेंजीन। ठीक है, तो ये था, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थ्री। तो नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। इसमें बोला है कि देयर आर फोर मॉलिक्यूल्स PQR and H दे व्हिच रिएक्ट विद HBr। देखो, HBr जब देना, कोई भी एसिड देना, तो पता चलना कि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है। अब सीधी बात है, समझो कि फोर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद HBr। कोई मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा HBr के साथ, तो कौन सा स्टेप से जाएगा? कार्बोकैटायन से जाएगा। तो बोला है कि फास्टेस्ट, ये कब फास्ट होगा? ये फास्ट तभी होगा जब ये प्रोडक्ट, ये जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है, ये कार्बोकैटायन स्टेबल हो। ये कार्बोकैटायन अगर जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उतना जल्दी ये फास्ट बनेगा। देखो, कोई चीज मतलब अच्छे से बन रहा है, कोई अच्छा स्टेबल आ रहा है, कोई स्टेबल मतलब क्या है? एनर्जी डाउन हो रहा है, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डाउन हो रहा है। जब उसका पोटेंशियल, वो जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसका घटेगा, उतना ज्यादा वो स्टेबल रहेगा। जितना ज्यादा वो स्टेबल रहेगा, जितना ज्यादा वो फास्ट रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन फास्ट होने के लिए कार्बोकैटायन स्टेबल होना चाहिए। और कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी के लिए हम लोगों को पता है कि बहुत सारे तुम्हारा फैक्टर्स वर्क करता है। एरोमेटिसिटी वर्क करता है, तो एरोमेटिसिटी वर्क करता है, फिर तेरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पे वर्क करता है, और बहुत कुछ वर्क करता है। तो अभी देख ले, अभी इधर से जब आएगा तेरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर एक सिक्स मेंबर रिंग, तो इसके साथ जब H+ आएगा,
तो द मोस्ट पॉसिबिलिटी इधर बन जाए, सॉरी, ये रेजोनेंस से नहीं जा रहा है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम करेगा तो इधर बनेगा पॉजिटिव चार्ज, सॉरी। इसके बाद ये है ऑक्सीजन, इधर है, तो इसके बाद जब H प्लस दोगे तो इधर बनेगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट से स्टेबिलिटी है, मेसोमेरिक इफेक्ट। इसमें एक गलत फहमी होता है, मैं समझाता हूँ, एक सेकंड। अब CH3 है, मिथाइल है, CH3, इसको अगर H प्लस दोगे तो एल्किन जुड़ेगा, एल्किन हटके इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इधर मिथाइल ग्रुप। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना होता है, अल्फा हाइड्रोजन है तेरा 3, 2, 4, 5, 7 अल्फा हाइड्रोजन। उसके बाद ये ग्रुप है, इसके ऊपर H प्लस दोगे तो किसी एक साइड तो होगा ना, Me प्लस, और ये Me आ गया, तो 3, 4, 5, 6, तो इसमें आ रहा है 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अगर तुम्हें स्टेबिलिटी ऑर्डर जानना है तो मेरा स्टेबिलिटी ऑर्डर सीधा दिखा देता हूँ। अब देखो, हमेशा याद रखना मेसोमेरिक इफेक्ट से जो स्टेबिलिटी आता है, मेसोमेरिक इफेक्ट जो स्टेबिलिटी देता है वो हमेशा रेजोनेंस के ऊपर होता है। उसके बाद आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, मेसोमेरिक इफेक्ट से ज्यादा होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद रेजोनेंस आता है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन आता है। हाइपर कॉन्जुगेशन जब तुम्हारा कोई बेंजीन में सिर्फ रेजोनेंस हो रहा है, उसके उससे ज्यादा हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन अगर उसके 9 अल्फा हाइड्रोजन हो। बाकी वो एक ही एक्सेप्शन है, मैं बाद में करा दूंगा वो चीज, मगर ये याद रखना इधर मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है। अब मेसोमेरिक इफेक्ट जब भी दिख जाए ना, मेसोमेरिक इफेक्ट मतलब अभी तो ये इसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो ये क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। और इधर क्या चल रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट चल रहा है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट ऑब्वियसली स्टेबल होगा, तो सेकंड वाला सबसे मतलब क्यू जो होगा उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटन बन रहा है। अब अगर मैंने बोला कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटन बन रहा है, उसका मतलब रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट हुआ है। उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पहले है ये प्रोपाइन, देखो तीन सवाल, दो सवाल हो गया, दो सवाल प्रोपाइन के ऊपर हो गया। और ये प्रोपाइन एक अच्छा रिएजेंट है, ये सबस्ट्रेट है, इससे बहुत ज्यादा रिएक्शंस होता है। देखो, तो पहले Hg2 प्लस H2SO4, ये करीब ऑक्सीमार्क्यूरेशन डिमार्क्यूरेशन जैसे लग रहा है, ऑक्सीमार्क्यूरेशन डिमार्क्यूरेशन, ऑक्सीमार्क्यूरेशन डिमार्क्यूरेशन। और ये स्पेसिफिकली क्या है, ये कुचेरॉफ रिएक्शन है। कुचेरॉफ रिएक्शन किस कब होता है, कुचेरॉफ रिएक्शन जब कोई एल्कीन सिस्टम हो, एल्काइन सिस्टम है, टर्मिनल एल्काइन, तब ये वर्क करता है कुचेरॉफ रिएक्शन। वो ऑक्सीमार्क्यूरेशन डिमार्क्यूरेशन होगा और तुम्हारा स्टेबल बनेगा OH, तो ये बनेगा CH3, मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, कॉफ एडिशन होगा। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है मार्कोनिकॉफ का, वो देख लेना, मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो ये बनेगा एसीटोन, सीधी बात है, तो पहले आएगा एसीटोन, इसके बाद तुम एसीएन दे रहे हो। अब देखो सामने तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ये एसीटोन है, एसीटोन का ये है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, उसके ऊपर एसीएन दे रहे हो तो CN माइनस अटैक करेगा और ये खुलेगा। क्या ड्रॉ कर रहे हो, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो ये CH3 था, ये CH3, अब O माइनस और CN माइनस आ गया, CN माइनस, इसके बाद H प्लस वर्क कप करा दो, वर्क कप करा दो, तो वर्क कप कराने से ये CH3, CH3 OH CN, इसके बाद इसके ऊपर दे रहे हो H2NI, H2NI क्या करता है, रिडक्शन, रिडक्शन करने से CH3, CH3 OH CH2NH2, ठीक है, यही बनेगा। तो इसका कौन सा स्टेप आ रहा है, सेकंड वाला, सेकंड वाला सही है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो और एक सवाल, मतलब इसलिए मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना चाहिए, और हर एक सवाल एक जैसा ही है। प्रोपाइन के ऊपर रिएक्शन किया गया है, प्रोपाइन के ऊपर क्या रिएक्शन है, CH3C1CH, उसके ऊपर दिया है H2PDC, ठीक है, तो H2PDC दिया गया, तो क्या होगा, लिंडलार्स कैटालिसिस है, लिंडलार्स कैटालिसिस ये हाइड्रोजनेशन करता है, तुम्हें भी पता है,
हाइड्रोजनेशन करता है। अब हाइड्रोजनेशन करेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजनेशन करेगा तो हाइड्रोजन ऐड होगा। और ये याद रख लेना अच्छे से, इधर रहने निकल भी लिख सकता है, इधर रहने निकल भी हो सकता है, कुछ भी दे। ये हाइड्रोजन पैलेडियम की जगह प्लेटिनम भी हो सकता है, निकल भी हो सकता है, कुछ भी है। और ये याद रख लेना, ये जो एडिशन होता है ये सीन एडिशन होता है। और सीन एडिशन कैसे वर्क करता है? ऐसे होता है कि ये जो सरफेस होता है ना, पहले निकेल का सरफेस होता है या फिर पैलेडियम का सरफेस होता है, इसके ऊपर ऐसे हाइड्रोजन को चिपकाया जाता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन को चिपकाया जाता है, ये हम लोग लैब में करते हैं। तो इसके ऊपर से क्या होता है, एल्काइन को प्लेस कर दो, या फिर एल्काइन को, एल्कीन है, इसको ये आर आर डैश पे प्लेस कर दिया। अब देखो, अब अगर ये एक पिक्चर समझ गया ना तो भी पता चल जाएगा सीन एडिशन क्यों हो रहा है, एंटी क्यों नहीं होता। ये हाइड्रोजन तो एक ही तरफ से चिपकाएगा ना, मतलब ऐसे तुम्हारा सरफेस है, ये मान लो कि सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर क्या बोलूं, मतलब ये मान लो तुम्हारा ये सरफेस है, उसके ऊपर तुम्हें हाइड्रोजन ऐसे 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 चिपका है। ये एक हाइड्रोजन खड़ा है, और एक हाइड्रोजन खड़ा है, इसके ऊपर तुम एल्काइन को रखोगे, तो एल्काइन एक ही तरफ से एल्काइन के ऊपर अटैक होगा ना, दूसरे तरफ से तो नहीं हो सकता। तो इसलिए तुम्हारा क्या होता है, सीन एडिशन होता है। अब सीन एडिशन के बाद क्या है, तुम्हें तो पता ही है, O3 और जेडेन दिया है। O3 जेडेन दिया है, मतलब ओजोनोलाइसिस। अब ओजोनोलाइसिस में सिंपल है, एल्काइन एल्कीन दिखे, एल्कीन को तोड़ दो। अब ये किससे जाता है, मोनोओजोनाइट और ओजोनाइट से जाता है। ये बन गया एक, ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड। तो ऑप्शंस देख लो, ये बन रहा है, ये फर्स्ट ऑप्शन ही बन रहा है मुझे लगता है जहाँ तक। एक तो एसिटल्डिहाइड बनेगा, एसीटोन तो नहीं बनेगा। एसिटल्डिहाइड अल्कोहल तक कैसे बनेगा? ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये एल्किन तो नहीं बनेगा, सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखो, एल्काइन का सामने दिया है HCl ऊपर। HCl क्या करता है? HCl सीधी बात है, HCl एल्किन को तोड़ेगा, एल्किन को तोड़ के कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करेगा। तो ये है तुम्हारा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर ये आ गया एल्किन, इसके बाद HCl मतलब H प्लस आएगा, ये आके पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज इधर भी हो सकता है, अब कुछ लोग गलती करके इधर भी कर देगा। अब दिक्कत क्या होगा? देखो, बहुत लोगों को पता है, मैं फिर भी बता देता हूँ। ये सब गलती दिक्कत मतलब ना, टेंशन में ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, एग्जाम का प्रेशर डिफिकल्ट होता है। तुम लोग इधर गलती करोगे, पूरा रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये इधर क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये कार्बोकैटायन बेंजीन से बेंजीन का रेजोनेंस स्टेबल है। बेंजीन क्या दे रहा है? रेजोनेंस स्टेबिलिटी, रेजोनेंस स्टेबिलिटी। तो बेंजीन का अल्फा पोजीशन में अगर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये अल्फा पोजीशन है ना, तो ये अल्फा पोजीशन में अगर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको चिपका दो कार्बोकैटायन को उधर। उसके बाद Cl माइनस आएगा, Cl माइनस कहाँ अटक करेगा? इधर ही अटक करेगा। तो ये तुम्हारा आ गया क्लोरीन, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ रहा है? इसके बाद इसके ऊपर AgCN दे रहा हूँ। हाँ, अब AgCN मेजर, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? अब ये याद रखना, अगर इसके ऊपर मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ कि KCN दिया जाए, KCN देते तो ये तो पक्का CN होता, ठीक है, क्योंकि ये K प्लस CN माइनस से जाता है, ये आयनिक बॉन्ड है। ये K प्लस और CN माइनस के जो बॉन्ड है ना, वो आयनिक बॉन्ड है। अब AgCN में क्या होता है? AgCN का ऐसा सीन होता है, ये बॉन्ड ना ज्यादा से ज्यादा कोवेलेंट नेचर का होता है। और कोवेलेंट नेचर का होने से ये बॉन्ड तो टूटता नहीं, तो नाइट्रोजन को जाके अटैक करना पड़ता है और क्लोरीन निकालता है। तो इधर से जो फॉर्मेशन होता है वो NC का होता है। NC क्या होता है? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड वो ऐसे लैब में, और ये याद रखना, आइसोसाइनाइड का स्मेल बहुत गंदा होता है। तो ये होता है ये करेक्ट ऑप्शन था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, सामने दिया है KOH ETOH। KOH क्या है? KOH है स्ट्रॉन्ग बेस, KOH है स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर ये आ गया ब्रोमीन, ये आ गया ब्रोमीन, और ये इसके ऊपर दिया हो KOH। KOH माइनस क्या करेगा? हाइड्रोजन को पकड़ेगा और E2 एलिमिनेशन दिखाएगा, ये याद रखना। अभी इसमें तो नहीं लग रहा है, मगर आप जाके जब जेई एडवांस के लिए लड़ोगे ना, तो हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। तो E2 एलिमिनेशन दिखाएगा, E2 एलिमिनेशन दिखाएगा, KOH इधर से उठाएगा। तो हाँ, एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब ब्रोमीन दो है, इसको भी इधर गिरेगा तो इसको कर सकता है, इधर आएगा तो इसको निकाल सकता है। अब कौन आएगा? अब देखो, KOH इधर भी एक हाइड्रोजन तो है। अब
तुम्हें जब एल्किन बनाना है, एल्किन तुम कहीं भी बना सकते हो। मैं देखो पहले तो मैं ये कर देता हूँ, मैं इसको 1 मानता हूँ, इसको 2 मानता हूँ। फर्स्ट से अगर जाएगा तो क्या होगा? ये आ गया, ये आ गया, और सेकंड में इधर ब्रोमीन चिपका हुआ है, ठीक है? और अगर इधर आ गया तो कैसे आएगा? हम्म, ऐसा आ गया। हाँ, ये तो ब्रोमीन चला गया। अब ये ब्रोमीन, हाँ। अब इसके बाद अगर केओएच दोगे तो इसको क्या होना पड़ेगा? तो ये इधर से ही हाइड्रोजन पकड़ सकता है और इसको निकाल के ब्रोमीन निकलेगा। तो ये आ गया, ये, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा बेंजीन के साथ जो रेजोनेंस है ना, वो ब्रेक हो रहा है। प्रोडक्ट तो आ सकता है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट आ सकता है, इसलिए इन लोगों ने पूछा है मेजर प्रोडक्ट। देखो हर एक चीज के पीछे ना रीजन होता है, क्योंकि कोई बताएगा कि ये होता ही नहीं है। सब कुछ होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यील्ड लाने में जान निकल जाता है, 25% में यील्ड नहीं आता। मतलब इधर थ्योरेटिकली तो बहुत आसान होता है, मगर जब लैब में वर्क होता है ना, तब उतना मतलब इतना आसानी जैसे दिख रहा है, इतना आसान नहीं होता सब कुछ। तो ये क्या होगा, फाइनली मैं दिखा रहा हूँ। तो ब्रोमीन, ऑलवेज ट्राई करना कि रेजोनेंस बने रहे, क्योंकि कंपाउंड, हर एक कंपाउंड चाहता है कि उसको सबसे ज्यादा स्टेबल बने। KOH माइनस आएगा, KOH माइनस पहले तो करेगा क्या, ये हाइड्रोजन को पकड़ेगा, ये हाइड्रोजन को पकड़ के इधर से एक निकाल देगा, और ये हाइड्रोजन बच रहा है, इसको इधर से निकल के ये ब्रोमीन निकल जाएगा। तो इससे ये बन रहा है, ये तो निकल गया, और इधर से ये आ गया। तो अब इसका नेम क्या होगा, देख लो। ये तो 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 है, तो 2 फिनाइल होगा। तो फिनाइल, तो ये तो दोनों ही गलत हो गया, 2 फिनाइल हेप्टा। अब 2 4 डाइन, तो ये तो 4 आ गया। तो इसका ये क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन था, मतलब लगभग आसानी क्वेश्चन था। अभी तक एक क्वेश्चन नहीं देखा जो कि, ये क्वेश्चन मुझे बहुत सही लगा। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं बस समझा देता हूँ। देखो क्या है कि ये है ब्रोमीन, ब्रोमीन NO2। लोग घबरा कैसे जाएगा, वो भी समझा, क्योंकि वो ये रिएक्शन ज्यादा दिखने को नहीं मिलता। C2H5OH। अब ये सीधा है न्यूक्लियोफाइल। अब ये अटैक कहाँ करेगा, देखो ये अटैक उस जगह करेगा जहां पर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होना बहुत ज्यादा नेसेसिटी है। अब पहली बात तो तुम्हें एक पॉइंट है, दो रीजन है। पहली बात तो तुम्हें दिखेगा कि ये दिमाग चलाओगे कि भैया कि NO2 ग्रुप जो है ना, NO2 ग्रुप तो सब जगह इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट है। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये मेटा पोजिशन करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस ब्रोमीन को निकालू, या फिर ये पैरा पोजिशन है, इधर से निकालू। देखो पहले करके देखो ना, पहले इसको तोड़ो, इसको तोड़ के देखो ये क्या हो रहा है। तुम इधर डबल बॉन्ड है, इधर तीनों डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर तुम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगा रहे हो, इसके ऊपर तुम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हो। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तभी लगता है जब इलेक्ट्रॉन को तोड़ के नेगेटिव चार्ज में किसी एक कार्बन के ऊपर दे दो। मतलब तुम पहले दोनों इस, एक बार इसके ऊपर करो, एक बार इसके ऊपर करो। मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं इसको ना ब्लू से दिखाता हूँ और इसको ग्रीन से दिखाता हूँ, ठीक है? तो अगर ग्रीन से करो तो क्या होगा, देखो। ब्रोमीन, ये, हाँ, इधर आएगा ब्रोमीन, इधर अटैक करेगा C2H5O-, ठीक है? मतलब वो इधर आएगा, अटैक ऑक्सीजन के ऊपर से ही होगा। तो क्या होगा, ये उतरेगा, तो इधर नेगेटिव चार्ज खुलेगा, ये दोनों इंटैक्ट है। हाँ, अब देखो ये रेजोनेंस में जाएगा, रेजोनेंस में जाने के बाद ये कहाँ आ रहा है, नेगेटिव चार्ज फिर से इधर आ रहा है। ये ब्रोमीन और ये इंटैक्ट रहेगा, तो ये इधर जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज इधर खुल के नेगेटिव चार्ज इधर आए, और NO2 ग्रुप अभी भी इंटैक्ट इधर है, ठीक है। अब इधर जब ये जब जाएगा इधर, हम्म हम्म, क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी 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 सॉरी। ये डबल बॉन्ड इधर नहीं, डबल बॉन्ड इधर होगा, इधर तो है ही OC2H5। अब इसके बाद ये अगर इधर आएगा तो ये इधर जा सकता है। तो सीधी बात है, देखो कि ये नेगेटिव डबल बॉन्ड आया, ये ब्रोमीन था, ये ब्रोमीन, ये OC2H5 था, तो इधर नेगेटिव चार्ज आया, और ये NO2 था। एक बार भी तुमने देखा कि NO2 का बगल वाला जो अल्फा कार्बन सेंटर है,
अल्फा सेंटर है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज गया, तो उसके ऊपर अगर नेगेटिव जाएगा ही नहीं, तो मुझे मेरा फ़ायदा क्या हुआ बेंज़ीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन वितरण ग्रुप लगाने का। अगर बेंज़ीन के ऊपर मैं इलेक्ट्रॉन वितरण ग्रुप लगाया हो, तो उसका काम करो ना, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को लाओ जहाँ की जैसे कि वो स्टेबल हो। तो वो इसलिए मैं बोलता हूँ वो उधर बैठे रहने के ये दिमाग तो लगाओ, दिमाग के साथ-साथ इसे भी चलाना चाहिए। पहले तोड़ो बेंज़ीन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसे तोड़ के देखो कि तुम्हारा प्रोडक्ट जो जा रहा है कैसे जा रहा है। ये एडिशन एलिमिनेशन का रिएक्शन है। अब देखो अब इसको इसके इसको तोड़ो। अब मैंने जो मतलब ब्लू से करना है ना, सेकंड हाँ, ब्लू से इसके ऊपर तोड़ो, तो ये क्या जाएगा? इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये ब्रोमीन O2H5 का आएगा नेगेटिव चार्ज, इधर आएगा ब्रोमीन और ये तो इंटैक्ट है ना? ये अगर इंटैक्ट है और इधर NO2 है, अब देखो ये नेगेटिव चार्ज आया, इसके ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गया। अब ये ब्रोमीन O C2H5 ये आ गया तुम्हारा NO2, तो ये आ गया नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, तो यही तो बन गया ना स्टेबल। अब मेजर प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ही पूछा है, तो स्टेबल बन गया। तो ये जब आ रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है, इससे ही तुम्हारा सब कुछ डिटरमाइन हो रहा है और ये बनता है, ये इस रिएक्शन का नाम क्या है? एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। पहले O C2H5 मतलब न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, फिर एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन कैसे होता है वो दिखा रहा हूँ, मगर चीज समझो कि नेगेटिव चार्ज अगर बन रहा है तो नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन विथड्रॉन ग्रुप के पास लेकर जाओ, तब बनेगा स्टेबिलिटी। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर से निकल जाएगा एज ए गुड लिविंग ग्रुप। तो ये क्या बन रहा है? ये 1 2 3 और O C2H5, ये ब्रोमीन तो इंटेक्ट जैसा था और ये NO2 तो पैरा पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन होगा, ये सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये तो भाई तुच्छा क्वेश्चन था, मगर हाँ इसमें ये जो बता रहा था एक एक्सेप्शन होता है, ये एक्सेप्शन होता है, ये याद रख लेना ध्यान से। कि बोला है कि which among the following halides which generate the most stable carbocation in the nucleophilic center। कार्बोकैटायन जनरेशन है, कार्बोकैटायन जनरेशन मतलब कोई एसिड के साथ ट्रीट किया है, तो पहले तो ये ब्रोमीन है, इसके ऊपर जब एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो यही बन सकता है मोस्ट प्रोबेबली। तो इससे 4 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबल है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये आ रहा है ब्रोमीन, क्या कर रहा हूँ मैं, ये जब एसिड दोगे क्या होगा, ये बन रहा है, ब्रोमीन निकल जाएगा। ब्रोमीन निकल के इधर आएगा, तो ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी है। क्या हो गया मुझे, रेजोनेंस स्टेबिलिटी है। इधर से भी ब्रोमीन निकलेगा, इधर से भी रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, बहुत बढ़िया। उसके बाद बोला है क्या, ये बेंजीन है, बेंजीन से तुम ब्रोमीन निकलोगे तो ये आएगा, ये वाला, ये भी बहुत ज्यादा स्टेबल है। हाँ, और उसके हिसाब से एक आ रहा है ये फिनाइल, पॉजिटिव चार्ज, फिनाइल, फिनाइल। हाँ, अब ये है ना, इस ये तीनों फिनाइल ग्रुप है। देखो ये एक फिनाइल था और एक फिनाइल, देखो ये नॉर्मल रेजोनेंस हो रहा था। अब इधर अल्फा हाइड्रोजन अगर गिनोगे तो अल्फा हाइड्रोजन तो कुछ नहीं है। देखो ये तीनों को मिलाओगे तो अल्फा हाइड्रोजन कितना आएगा, 4 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है। इधर 0 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है, इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, तो इससे ज्यादा स्टेबल तो ये निकला। और इधर क्या बेंजीन है, ये इधर एक डबल बॉन्ड है, इधर 3 डबल बॉन्ड है, तो इसमें तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो रहा है इन दोनों में से। और लास्ट में जब तुम इसमें आओगे तो इधर तो 3 फिनाइल रिंग है, 3 फिनाइल रिंग, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे के भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे के इसको स्टेबल बना देता है। तो इसका तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटन तो ये क्वेश्चन बहुत ही तुच्छा था। ये कौन सा शिफ्ट में, ये शायद 26 7 28 में आया था, ये बहुत ही तुच्छा क्वेश्चन था। हाँ, ये क्वेश्चन मुझे बहुत बढ़िया लगा, ये क्वेश्चन मतलब ये तो बन जाएगा इसमें, मतलब ऑप्शंस तो ऐसे ही आ जाएगा, मगर क्वेश्चंस का हर एक क्वेश्चंस देखोगे तो क्वेश्चंस बढ़िया है। SnHCl, देखो पहले तो क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। SnHCl मतलब रिडक्शन करेगा, NH2 बना दो। फिर तुम्हें पता है NiNO2 डाइल्यूट HCl, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन मैंने मतलब 100 बार कराया हो, N2 प्लस Cl माइनस। अब N2 प्लस को खुल के लिखो ना, तो ऐसे दिखता है, पहला नाइट्रोजन के ऊपर प्लस होता है, क्यों होता है, इंपॉर्टेंट है। अब बीटा नेप्थल, बीटा नेप्थल का स्ट्रक्चर ये है। अब ये ऑक्सीजन आएगा, इधर जाएगा, ये 2 डबल बॉन्ड है, इधर खुल के इधर अटैक करेगा और ये होगा। तो एजोडाई फॉर्मेशन तो ऐसे ही हो रहा है।
नाइट्रोजन, डबल वन नाइट्रोजन, और ये आ गया। और इधर एक ऑक्सीजन का था, ऑक्सीजन, ये आ गया ऑक्सीजन, और ये, ठीक है, ये तो एजोटाइप का फॉर्मेशन हो गया। ये ना ट्रांस होगा, ये मतलब इसको ट्रांस बना लेना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चंस तो, ऑप्शन एजोटाइप तो इससे आ रहा है क्योंकि और दूसरे से कुछ नहीं आएगा। देखो SO3 है, SO3 के ऊपर, SO3 के ऊपर, इसके ऊपर तुम SOCl2 डालोगे तो SOCl2 मैक्सिमम क्या कर सकता है? SOCl2 मैक्सिमम सल्फर है, इसको क्लोरीन शिफ्ट करेगा। फिर तुम NH3 दे रहे हो, NH3 जाएगा इधर शिफ्ट करेगा, शिफ्ट करके इसको बनाएगा NH2, NH2 बनाएगा। NH2 के ऊपर तुम दे रहे हो इसे CH3Cl3, CH3Cl, वो क्या मैक्सिमम क्या ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ रिएक्शन होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है। ये नाइट्रोजन इधर अटैक करके क्लोरीन निकलने का चांस भी बहुत घटिया है, तो ये तो नहीं हो रहा है। तो इसके बाद CN दे रहा हो, CN के ऊपर तुम सल्फ्यूरिक एसिड दे रहा हो, तो ये सीधी बात है ऑक्सीडाइज होगा, COOH बनेगा। फिर PCl5 दे रहा हो, PCl5 दे के तो ये COCl में कन्वर्ट होगा। तो COCl के ऊपर तुम दे रहे हो बेंजीन के एनिलीन दे रहे हो, तो ये एनिलीन जाएगा, इसे अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। तो ये बन रहा है नाइट्रोजन NH, फिर एक बेंजीन रिंग। तो इधर ये एजोडाई मतलब क्या है? एजोडाई मतलब, हाँ, एजोडाई का मतलब क्या है? एजोडाई मतलब नाइट्रोजन डबल वन नाइट्रोजन, ये होता है R1 R2। ये मतलब कॉन्जुगेशन में होना चाहिए पूरा चीज। और हाँ ठीक है। और ये NH2, ये भी डाइजोटाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, N2+Cl-। हम्म, ये मिथाइल है। अब देखो इधर मिथाइल से इधर, इधर अटैक करने के लिए ये जो होना चाहिए ना इसके ऊपर, ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 3 अल्फा हाइड्रोजन आ गया तो सब कुछ हो गया। बहुत मतलब बहुत ज्यादा, 1-2% भी नहीं आएगा इसका। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अच्छा खासा होना चाहिए, मतलब जिसके पास लोन पेयर हो डोनेट करने के लिए, सीधी बात है, जिसके पास लोन पेयर हो डोनेशन के लिए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन था ये करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट का ही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ऑन बोला है कि ऑन नाइट्रेशन ऑफ मेटाजाइलिन, मेटाजाइलिन, जाइलिन मतलब दो मिथाइल ग्रुप, और मेटा पोजिशन में है 1 3 पोजिशन, इसको HNO3 और H2SO4 से ट्रीट किया है। और HNO3 H2SO4 को ना याद रखना है माँ, मैं तो माँ बोलता हूँ, मतलब मिक्स्ड एसिड। ये क्या करता है? ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सबको ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे मम्मी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो ये भी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। मतलब ऐसे एसिड में सबसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, एसिड में सबसे ज्यादा स्ट्रांग कोई दूसरा है, HHB6 है। ये मिक्स्ड एसिड है, ये तो ऑक्सीडाइज कर देगा। फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन 4 नाइट्रोबेंजीन, क्या बोल रहा है? और नाइट्रेशन ऑफ मेटाजाइलिन विद ये फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कर दिया। 4 नाइट्रोबेंजीन 1 3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन्ड एज द मेजर प्रोडक्ट। ओ भाई साहब, हाँ। तो इसमें क्या होगा? इसमें ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होने के बाद, अच्छा NO2 दिया है ना, हाँ, इसके बाद ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मेटाजाइलिन के ऊपर ये जब ट्रीट कराओगे ना, ट्रीट करने के बाद इधर नाइट्रो ग्रुप आएगा। इधर नाइट्रो ग्रुप कौन सा आएगा? इसके साथ ऑर्थो पोजीशन में है, और इसके साथ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, एक चीज मैंने गलत बताया, CH3 है। तो पहले तो ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये भी है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन फेवरेबल है। तो ये पैरा पोजीशन में इसके साथ आ गया, इसके साथ ऑर्थो पोजीशन में इधर NO2 आ गया। इसके बाद ऑक्सीडेशन करने के लिए बोला है, तो ऑक्सीडेशन करने के बाद ये दोनों ऑक्सीडाइज होकर COH हो गया, और ये NO2 आ गया। तो इसका अगर नाम करोगे तो 1 3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रोबेंजीन, सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। उसके बाद CH3 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, while NO2 group is metadirecting group, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, तो ये थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो ये क्वेश्चन था। ये CH3 ग्रुप मतलब, CH3 ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है? ऑर्थोपैरा ओरिएंटिंग होता है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होगा? मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही तुच्छ सवाल था। और इसके बाद बोला है कि आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन नेगेटिव बायर स्टेज देता है। नेगेटिव बायर स्टेज कौन देता है? नेगेटिव बायर स्टेज मतलब नो डबल बॉन्ड होना चाहिए। कोई डबल बॉन्ड मतलब आइसोलेटेड डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। आइसोलेटेड मतलब जो पेंसिलिन के बाहर, मतलब ऐसे नहीं बॉन्ड होना चाहिए।
तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल विथ 4 डिफरेंट नॉन एलिफेटिक साइड C9H12 और C9H12 भाई बेंजीन C9H12 है तो मतलब बेंजीन तो पक्का है। इसका डीबी निकाल लेना। डीबी आएगा इसका मतलब कार्बन C+1 -H/2 मतलब 9+1 -12/2 10 - 6 = 4 4 मतलब बेंजीन। C9H12 आ गया। C9H12 के बाहर और 3 ये बन सकता है। अब देखो बायर स्टेज बोला है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ नॉन एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन साइट्स बोला है। नॉन एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन साइट अगर होगा तो ये तो एक बन रहा है। नॉन एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक बन रहा है, इसके चार होगा। हाँ, क्योंकि एक सेंटर, एक दो तीन, ये चार चार अटैक हो सकता है। ये ऑर्थो बन गया और ये बन सकता है। सॉरी 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 सॉरी, ये अगर बनेगा, ये बन सकता है। ये मेटा पोजीशन में अगर दोगे तो इसका भी चार साइड आ रहा है, एक दो तीन चार। अगर कुछ लोग सोचेगा कि पैरा अगर कर दिया गलती से भी, ये दोनों साइड होता है, ये इक्वल साइड होता है, इक्वल साइड्स होता है। तो इसका मेटा पोजीशन तो सही था, इसका मेटा पोजीशन को जो साइड था ये सही था, और इसका ऑर्थो पोजीशन को जो साइड है ये भी सही है। तो बायर स्ट्रेस मतलब टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना होगा? आइसोमर्स होगा दो, इसका आंसर है दो। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान क्वेश्चन था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 14 13 13 क्वेश्चंस था। तो टोटल हाइड्रोकार्बन्स मतलब उतना भी हल्के मत लो। 13 क्वेश्चंस मतलब तुम्हारा शिफ्ट क्या बारह, मतलब हर एक शिफ्ट से, हाँ, अब हर एक मतलब एक शिफ्ट से तुम मान सकते हो कि इस चैप्टर का कितना क्वेश्चंस आ रहा है, एक क्वेश्चंस आ रहा है। और मैं देखा हूँ, हाँ, एक क्वेश्चन, एक 1 to 2 क्वेश्चंस तुम मान सकते हो इस चैप्टर का आ जाएगा। अगर तुम चैप्टर वाइज एनालिसिस करना चाहते हो तो ये देख लेना। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही समझ आता है कि एक चैप्टर का कितना वेटेज रखता है। जो मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मगर जो चैप्टर एनालिसिस होता है ना, हर जगह करते हैं कि जो चैप्टर वो लोग एनालिसिस करते हैं वो बहुत सही है, मगर उसके बाद जो बोलता है ना ये चैप्टर करके ही मत जाओ, इसको छोड़ दो, ये नहीं होता। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे लो, क्योंकि हर एक साल का, ये 2025 का करा रहा हो, 2025 का अलग होता है, 2024 का अलग होता है। तो ये जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होता है, ये देख लेना। हाँ, तो हाइड्रोकार्बन्स का इतना ही था। और सॉरी फॉर इतना दिनों, मतलब बहुत ज्यादा ही सॉरी कि इतना दिनों से मैंने वो जेई एडवांस का जो सीरीज था, वो जेई एडवांस का सीरीज का 2 3 चैप्टर्स ही बचे हैं। मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर सारे करा दिया हूँ, उसके बाद ही बोल रहा हूँ। एग्जाम्स वगैरह चल रहा था, उसके लिए भी दिक्कत होता है और लैब वगैरह भी लगता है, तो उसके लिए टाइम भी चाहिए। तो वो सब छोड़ो, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में हाइड्रोकार्बन से मैंने स्टार्ट किया हूँ, उसके बाद हेलो एल्केन्स आ जाएगा, इसके बाद एल्डिहाइड, इसके बाद अल्कोहल फेनॉल, उसके बाद एमीन्स, उसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। सब कुछ मैंने अपलोड कर दूंगा, सुबह अपलोड कर दूंगा, देख लेना अच्छे से। 7 बजे या 8 बजे रहेगा, कल 8 बजे मैं अपलोड कर दूंगा ये वीडियो सुबह का। और ये शायद आज का कौन सा डेट है, आज तो 7 तारीख है, मतलब 8 से होगा। 8 मार्च से स्टार्ट होगा, और तुम्हारा 25 दिन है, मतलब अप्रैल का 1 अप्रैल, 1 या 2 अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 1 या 2 अप्रैल में, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि देखो, मैं एक दिन में 10 लेक्चर्स तो अपलोड नहीं कर सकता, मतलब कर देता हूँ मैं, मुझे करने से मतलब तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। एक चैप्टर को बस चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है ना, तो 1 घंटा, 1 घंटा भी नहीं देना है, 50 मिनट आधा घंटे में सॉल्यूशन हो जाएगा। मान लो कि 1 घंटा ही देना है, तो दिन का 1 घंटा दो, 1 घंटा दे के हर एक चैप्टर कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और एक जो कि अपलोडेड है ऑलरेडी, वो है जेई एडवांस का एक प्रीवियस ईयर सीरीज अपलोडेड है ऑलरेडी। और मैं 2 3, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स का जो 10 नेम रिएक्शन है, हाइड्रोकार्बन्स का जो 10 नेम रिएक्शंस है, वो भी मैं वीडियो का आई बटन में दे दूंगा, तो वो देख लेना। और हाँ, इस बार से मैं कर दूंगा कि एक टेलीग्राम चैनल में बना रहा हूँ। एक टेलीग्राम चैनल में मैं सारे इसका सब हर एक चैप्टर का अलग अलग मतलब पीडीएफ, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो उससे तुम इजीली देख सकते हो, पीडीएफ से देख लेना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना, मतलब हाँ, थोड़ा-सा मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा अब तो, मतलब थोड़ा-सा मोटिवेशन। और थैंक यू इतने दिनों से इतना पेशेंस रखने के लिए। मेरा अभी करेंटली 56 सब्सक्राइबर है, बहुत ही कम है, मगर सच में मेरा वॉच आवर्स बहुत बढ़ रहा है। मैं थैंक यू फॉर यू, ये वीडियोस देख रहे हो आप लोग। और हाँ, सच में वॉच आवर्स अच्छा आ रहा है, और क्या बोलूँ, हाँ, वीडियो का कमेंट्स
मुझे बहुत प्यारा लगता है कि कुछ पॉज़िटिव कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट जो भी आता है, मैं मतलब अभी तक तो नेगेटिव कमेंट नहीं आया। पॉज़िटिव कमेंट्स जितने भी आए हैं सबको थैंक यू मेरे तरफ से बहुत ज़्यादा। और यही था आज का वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के साथ। और अगर हाइड्रोकार्बन्स खत्म होते ही अगर मन करे तो देख लेना वीडियो, अगर बाद में देख रहे हो मतलब आज तो 8th है, 8th का सुबह अपलोड होगा वीडियो। और 9th को 10th को सुबह सुबह हर एक दिन हर एक वीडियो आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। ओके बाय।